घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? यानी कत्ल करने वाले के हाथों में ही न्याय का जिम्मा भी है तो फैसला सही होगा, ये उम्मीद तो क्यों ही लगानी चाहिए। सुदर्शन फाकिर का ये शेर इसलिए याद आया क्योंकि जिन देशों के हाथ बेकसूरों के खून से रंगे थे उनके हाथों में ही इंसाफ करने का जिम्मा भी सौंपा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था होती है मानवाधिकार, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल, शॉर्ट में इसे UNHRC कहते हैं। इसमें अब पाकिस्तान और चीन को चुना गया है जिनके माथे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे ज्यादा कसूर है। तो सवाल ये उठते हैं कि हमारा यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र और इसकी मानवाधिकार परिषद या फिर इसके सदस्य देशों को क्या वाकई मानवाधिकारों की फिक्र होती है? क्या HRC सिर्फ कमजोर देशों में ही मानवाधिकारों के मुद्दे उठाती है और मानवाधिकार के मुद्दे उठाना महज एक औपचारिकता है? तो पहले समझिए UNHRC यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या। यूएन की जनरल असेंबली यानी महासभा ने 15 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को 60/251 के नाम से जानते हैं और इसका पहला पैरा कहता है कि यूएन के सभी सदस्य देश मानवाधिकार परिषद बनाने के लिए राजी हुए हैं, जो पहले से चल रहे मानवाधिकार आयोग की जगह नई परिषद होगी और इसका दफ्तर जिनीवा में होगा। और काम क्या होगा इस परिषद का? सदस्य देशों में बराबरी और बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देना, अधिकारों की बात उठाना और अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसका भी लेखा जोखा तैयार करना। तो इन आदर्श लक्ष्यों के साथ 2006 में HRC बनाई गई और उसी वक्त यह भी तय कर लिया गया कि HRC के सदस्य कौन होंगे। इसके 47 सदस्य देश हैं और इन 47 सीटों को भौगोलिक इलाकों के हिसाब से 5 क्षेत्रीय वर्गों में बांट रखा है। अफ्रीकी देशों की 13 सीटें, एशिया पैसिफिक की 13 सीट, पूर्वी यूरोप की 6 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों की 8 सीटें, पश्चिमी यूरोप और बाकी देशों की 7 सीटें। तो यूएन के कुल सदस्य 193 हैं और उनमें से सिर्फ 47 को मानवाधिकार परिषद के सदस्य बनना है। तो 47 कौन से होंगे, इसके चुनाव की व्यवस्था है। यूएन का कोई भी सदस्य देश अपने इलाके में HRC की सीट खाली होने पर चुनाव के लिए पर्चा भर सकता है और चुनाव में सभी देश वोट करते हैं। चुने जाने पर 3 साल का कार्यकाल होता है। जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो वो देश दोबारा HRC की सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगातार सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है। लगातार 2 बार यानी 6 साल सदस्य रहने के बाद अगली बार लड़ने के लिए बीच एक चुनाव को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से HRC के सदस्य देश तय होते हैं। भारत अक्टूबर 2018 के चुनाव से HRC का सदस्य बना था और अभी 31 दिसंबर 2021 तक सदस्य है। चीन 2019 के बाद से सदस्य नहीं था, यानी नियम के मुताबिक लगातार 2 बार चुने जाने के बाद चीन ने साल भर के लिए UNHRC से बाहर रहने की जरूरी शर्त पूरी कर दी। तो इस बार 13 अक्टूबर को HRC के सभी 5 क्षेत्रों की 15 सीटों के लिए चुनाव हुआ। बाकी इलाकों में तो उम्मीदवार देश निर्विरोध जीत गए, लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना था और 5 देश दौड़ में थे, यानी एक देश का हारना तय था। और ये 5 देश कौन कौन से थे? पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और नेपाल। अब यूएन के सभी 193 सदस्य देशों को यह तय करना था कि पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और नेपाल में कौन सा एक देश है जहां मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है। उज्बेकिस्तान और नेपाल मानवाधिकारों के हनन को लेकर इतनी चर्चा में नहीं रहते हैं, तो इन्हें निकाल दिया जाए तो पीछे रह जाते हैं पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब। पाकिस्तान से अक्सर मानवाधिकारों के हनन के मामले आते रहते हैं। POK और गिलगिट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्मो सितम दबाए नहीं दबते। गिलगिट बल्तिस्तान में 2018 में धार्मिक कट्टरपंथियों ने 12 स्कूल जला दिए थे क्योंकि वहां लड़कियां भी पढ़ने आती थी। इसी तरह के हमले खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाकों में भी चरमपंथी करते रहते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी पाकिस्तान सुरक्षित नहीं माना जाता है, यानी पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन या हनन की लंबी फेहरिस्त दिखती है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। अब बात चीन की कर लेते हैं।
पूरी दुनिया ये मान रही है कि चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है। सैकड़ों उइगर मुस्लिमों की हत्या हो गई है। उन्हें अपने धर्म की पालना करने की इजाजत नहीं दी जाती। उनके साथ सरकार जबरदस्ती करती है। इसके अलावा चीन में लोकतंत्र नहीं है तो विरोध की आवाज को जबरदस्ती दबा दिया जाता है। इस तरह की छवियां चीन की पहचान से जुड़ी हैं। हालांकि जब चीन के नाम पर वोटिंग की बात आई तो दुनिया के 139 देशों ने चीन की तरफदारी की। यह पिछले रिकॉर्ड से थोड़ी गिरावट है। आखिर बार चीन जब 2016 में चुनाव गया था तो 180 देशों ने चीन को वोट दिया था और इस बार 139 ने। तो अब उस देश की बात कर लेते हैं जिसे मानवाधिकार परिषद में जाने लायक दुनिया के देशों ने नहीं माना, यानी हरा दिया। और ऐसा सऊदी अरब के साथ हुआ। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या मामले को लेकर सऊदी अरब की छवि खराब है और कई मानवाधिकार संगठनों ने सऊदी अरब के खिलाफ लॉबिंग की थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब को आखिर मिनट पर मानवाधिकार परिषद से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा रूस को भी मानवाधिकार परिषद की सीट मिली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अभी विपक्षी नेता सेर्गेई नवल्नी को जहर देने के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियां करने के आरोप भी लगते रहते हैं। इसके बावजूद रूस मानवाधिकार परिषद में 3 साल के लिए होगा और ऐसा आगे भी होता रहेगा, क्योंकि 47 सीटों पर ज्यादातर निर्विरोध ही चुनाव होता है और लगभग हर देश को इस परिषद में जाने का मौका मिलता है, जिनमें वो देश भी शामिल हैं जिन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप होता है। कुल मिलाकर मानवाधिकार परिषद एक औपचारिकता भर है, जिसकी कोई प्रभावी भूमिका मानवाधिकारों के हनन को रोकने में नहीं दिखती है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी किर्गिस्तान से है। यहाँ की संसद ने सेदिर जापारोव को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। अब बस राष्ट्रपति की हाँ का इंतजार है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार इस पद के लिए जापारोव के नाम का ऐलान हुआ है। इससे पहले 10 अक्टूबर को एक होटल में हुई वोटिंग में उनके नाम पर सहमति बनी थी। उस वक्त प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगा था। राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव को वीटो की वजह से दोबारा वोटिंग करनी पड़ी थी। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संसदीय चुनाव में धांधली को लेकर हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन के दौरान जापारोव को जेल से छुड़ाया गया था। दूसरी सुर्खी तंजानिया से है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के जंगल में भीषण आग लगी है। आग की लपटें मीलों दूर से दिखाई दे रही हैं। 500 से अधिक वॉलंटियर इस आग को बुझाने में जुटे हैं। इनमें दमकल कर्मी, स्थानीय निवासी और स्टूडेंट्स शामिल हैं। ये चोटी हाइकर्स और क्लाइंबर्स के बीच काफी पॉपुलर है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5926 मीटर है। आज की तीसरी सुर्खी लेबनान से है। नकूरा शहर में इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू हुई। नकूरा में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का बेस है। ये मीटिंग अमेरिका की मध्यस्थता में हुई। अमेरिका 3 साल से दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में जुटा था। आधिकारिक तौर पर इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये बातचीत रिश्तों में तलखी कम करने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने कहा कि ये बातचीत भूमध्य सागर से नेचुरल गैस निकालने को लेकर है। आपसी संबंधों पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत 28 अक्टूबर को होगी। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 14 अक्टूबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस मौके पर हम आपको अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का किस्सा सुनाते हैं। राष्ट्रपति जो भाषण देने जा रहा था और उसके ऊपर गोली चल गई, जिसने खून से भीगे होने के बाद भी 90 मिनट लंबा भाषण दिया। कहानी 108 साल पुरानी है। थियोडोर रूजवेल्ट रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर 2 बार राष्ट्रपति बने। 1912 में तीसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए ताल ठोक रहे थे। ताबड़तोड़ कैंपेन किए जा रहे थे। 14 अक्टूबर को उनका काफिला विस्कॉन्सिन पहुंचा। उन्हें उस रात मिलवोकी शहर में भाषण देना था। रात का भोजन करने के बाद रूजवेल्ट होटल से बाहर निकले। वहां एक खुली कार उनके इंतजार में खड़ी थी और इंतजार में खड़ी थी जनता, अपने चहेते नेता की एक झलक पाने के लिए। उस भीड़ में खड़ा एक इंसान झलक तो पाना चाहता था, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। रूजवेल्ट ने कार में खड़े होकर लोगों का शुक्रिया कहा और गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा। इससे पहले कि कार चलती, गोली चल गई। हमलावर पूरी रिवॉल्वर खाली कर देना चाहता था, लेकिन रूजवेल्ट के स्टेनोग्राफर ने उनको पकड़ लिया। भीड़ उसे वहीं पर मार देना चाहती थी, लेकिन रूजवेल्ट के कहने पर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया।
जब रूजवेल्ट ने अपने सीने पर हाथ लगाया, उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अस्पताल जाने की बजाय ऑडिटोरियम चलने के लिए कहा, जहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने को बेताब थी। वहां पहुंचकर उन्होंने माइक थामा और बोले, दोस्तों, जहां तक हो सके शांति बनाए रखने की कोशिश करिएगा। शायद बहुत लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर भीड़ फुसफुसाने लगी। ये देखकर रूजवेल्ट ने अपना शर्ट खोल दिया और अपना सीना दिखाया। दाईं तरफ सुर्ख लाल निशान बना हुआ था। भीड़ शांत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने कोट की जेब से भाषण की स्क्रिप्ट निकाली। पूरे 50 पन्नों का भाषण। कहा जाता है कि मोटी स्क्रिप्ट और चश्मे की डिब्बी की वजह से गोली उनको अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उस रात रूजवेल्ट ने 90 मिनट तक भाषण दिया। सांस फूलने लगी थी, लेकिन उन्होंने भाषण बीच में नहीं छोड़ा। उनके साथी बीच में इशारे से रोकने की कोशिश करते, लेकिन रूजवेल्ट उन्हें घूरकर शांत करा देते। भाषण खत्म होने के बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तय किया कि ऑपरेशन की बजाय गोली अंदर रहने देने में ही भलाई है। पूरी जोर आजमाइश के बावजूद रूजवेल्ट उस साल चुनाव हार गए। विजेता बने वुडरो विल्सन। रूजवेल्ट पर हमला करने वाला एक बेरोजगार व्यक्ति था, नाम जॉन श्रैंक। उसे बाद में मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया। 1943 में मेंटल हॉस्पिटल में जॉन की मौत हो गई। ये था आज का दुनियादारी शो। अब विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं चिली के कवि निकानोर पार्रा की कविता। निकानोर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली स्पेनिश कवियों में गिना जाता है। हालांकि वो हमेशा कहते थे, मैं पोएट नहीं, एंटी पोएट हूं। सुनिए उनकी कविता महंगाई, जिसका अनुवाद किया है श्रीकांत दुबे ने। रोटी की महंगाई के चलते रोटी और महंगी हुई जाती है। किराए के बढ़ते जाने से शुरू होता है हर तरह के करों के बढ़ते जाने का सिलसिला। पहनने के कपड़ों की महंगाई के चलते और महंगे हुए जाते हैं कपड़े। घिरते जाते हैं हम एक पतित घेरे में अनवरत। भोजन बंद है एक पिंजरे के भीतर, थोड़ा ही सही लेकिन भोजन है। उसके बाहर देखें तो हर तरफ सिर्फ आजादी ही आजादी है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।